नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के साथ आप लोगों के बीच। आरएसएस ने गुजरात लॉबी से किनारा कर लिया है। आप यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी से किनारा कर लिया है, अपनी अलग राह चुनी है और यह सब कुछ आरएसएस अपने आप को बचाने के लिए किया है। क्योंकि आप देख रहे हैं देश में जितना कड़ा प्रहार नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर गुजरात लॉबी पर किया जा रहा है, उनकी सरकार पर किया जा रहा है, उनकी ज्यादतियों और उनके वो जो कर रहे हैं उस पर किया जा रहा है, उससे ज्यादा सवाल आरएसएस पर उठाए जा रहे हैं। इस स्थिति में आरएसएस बीजेपी या गुजरात लॉबी को बचाने की पोजीशन में नहीं बचा है। ठीक उसी तरह से बीजेपी और गुजरात लॉबी या सरकार यूं कह सकते हैं, अभी तक तो उनके ही हाथ में है। और आप जानते हैं गुजरात लॉबी की ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नहीं है इस समय जो केंद्र में चल रही है। तो अब दोनों एक दूसरे के मदद करने की पोजीशन पे नहीं है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी सिर्फ संसद से ही नहीं भाग रहे हैं, अब वो भागने के लिए मजबूर हैं, भारत से देश छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसको मैं आगे आपके सामने रखूंगा। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा, मैंने कहा कि आरएसएस बीजेपी और गुजरात लॉबी से दूरी बना रहा है। आपने देखा होगा मोहन भागवत ने आकर एक बयान दिया, अपने सहयोगियों के बयान से उलट जेनजी को भरमाने बरगलाने की कोशिश की, जेनजी का समर्थन किया, जेनजी को सही ठहराया। यह आरएसएस की मजबूरी है, क्योंकि पता है कि हमला बीजेपी से ज्यादा आरएसएस पर है, क्योंकि पता है इन सारे फसाद की जड़ जो भारत में चल रहा है उसके पीछे आरएसएस है और देश आरएसएस से निपटने के लिए तैयारी कर चुका है और हो चुका है। जिस तरह से आरएसएस फ्रंट पर बीजेपी को रखा है या मोदी और शाह को रखा है, उसी तरह से देश भी सामने से पहले मोदी और शाह को ही हटाना चाहता है, फिर आरएसएस अपने आप सामने आ जाएगा। युद्ध असल में आरएसएस और इस देश के बीच है, आम आदमी के बीच है। आम आदमी और आरएसएस में जमीन आसमान का फर्क है। आरएसएस अरबों खरबों की दौलत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन पैसे के मामले में और भारत का सबसे गद्दार एक समूह बन चुका है। अनरजिस्टर्ड एफसीआरए कानून लाने की कोशिश की जा रही है, दूसरे और ड्रामे किए जाते हैं ईडी का या जो भी सिस्टम है उस सिस्टम से ऊपर आरएसएस को रखा गया है। आरएसएस के पास इतनी दौलत कहां से आई? वो उन्होंने इतने बड़े बड़े बंगले, 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार बंगले, ये सब कहां से बनाए? वो होटल ही कहा जा सकता है, कहां से बनाए? पैसे कहां से आए? ये सवाल अब आम आदमी के जहन में उतर चुका है। परिस्थितियों को भांपते हुए अपने आप को बचाने के कारण आरएसएस ने गुजरात लॉबी और बीजेपी का साथ छोड़कर अकेला अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है जेनजी के साथ। मैंने कहा था मेरे दोस्त, बीजेपी 3 भागों में बंट चुकी है। आरएसएस लेड बीजेपी अब साइलेंट मोड में चली गई है। आरएसएस से जो डायरेक्ट डेपुटेड थे बीजेपी में, उनको आप देख रहे होंगे वो साइलेंट हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नड्डा वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी सीधे चड्डी पहनने वाले गैंग से ताल्लुक रखते थे या कभी चड्डी पहनकर यहां पहुंचे थे सत्ता में, वो सब के सब साइलेंट मोड में चले गए हैं। अब रह गई बात योगी लेड बीजेपी की। वो भी अपने आप को अब डिफेंस मोड में डाल चुके हैं। वो केंद्र की बात, कम से कम गुजरात लॉबी की बात मानने से इनकार कर दिया है। अगर गुजरात लॉबी जो चाहता था, यहां तक कि इलाहाबाद में जो कार्यक्रम किया राहुल गांधी ने, छात्रों की गूंज, वो भी नहीं होता, यह गुजरात लॉबी की मांग थी। लेकिन योगी जी ने अलग रास्ता अपनाते हुए परमिशन दिलवाया और होने दिया। और यह सब कुछ सभी अपने अपने आप को बचाने की कोशिश। मैंने कहा बीजेपी 3 टुकड़ों में बंट चुकी है, तो ये 2 टुकड़ों के बारे में सुना, तीसरे टुकड़ा यानी गुजरात लॉबी,
इनके पास अब बोलने के लिए बचा ही नहीं है, चाहे संसद में हो चाहे बाहर। ये सब कुछ पार कर चुके हैं, चूक चुके हैं। इसलिए मैंने कहा भागने के अलावा मोदी और शाह के पास अब कोई रास्ता नहीं है। क्यों? आगे और समझने की कोशिश कीजिए इसको मेरे दोस्त। चलिए, अमित शाह और मोदी संसद में जाते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं। तो इधर उधर की बात ना करने की हिदायत, या क्यों कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन पहले से ही आ चुका है कि हम सुनने के लिए, राहुल गांधी की तरफ से, कि हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं आप अगर कोई कथा सुनाएंगे तो, पुरानियां नहीं। आपको बस जवाब देना है पैलेट गन चला कि नहीं। और अब तो प्रमाण भी आ चुका है आरटीआई के द्वारा कि 10 लोग पैलेट गन से घायल हुए रिपोर्टेड हैं। अभी कुछ और हॉस्पिटलों से आरटीआई आना बाकी है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। अमित शाह गन फायर से, यानी पैलेट गन फायर से इंकार नहीं कर सकते, राइट? अगर वो कहते हैं कि आदेश मेरा था, तो एक क्षण भी संसद में रहने के काबिल नहीं बचेंगे, और ना तो विपक्ष छोड़ेगा, ना तो जिन जी जो बाहर उनका इंतजार कर रहा है वो छोड़ेगा। और अगर कहते हैं कि हमने नहीं, किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं, तो राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि वो इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट हैं, यानी वो काबिल नहीं है। और अगर यह बात सामने आती है तब भी अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा विपक्ष, संसद में बोलने नहीं देगा। अगर उन्होंने हां कहा कि मैंने करवाया तब भी बोलने नहीं देगा, अगर उन्होंने ना कहा कि मैंने नहीं करवाया तब भी बोलने नहीं देगा, और दोनों के हालात में यही मांग करेगा कि इस्तीफा दो। इस्तीफा देने के बाद आप समझने की कोशिश कीजिए, संसद में मान लीजिए ना, अगर अमित शाह इस्तीफा देते हैं तो कानून के इतने लंबे पचड़े में फंसेंगे भारतीय कानून के कि तिहाड़ के अंदर जाने से उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, इवन अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में बचे रहे तो भी। अब असली बात पर आइए मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी ने एक बड़े साफ गोई से दुनिया के किसी कोने में बैठकर एक बात कही थी, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। व्यापारी कभी राजा नहीं हो सकता। राजा न्याय करता है, व्यापारी व्यापार करने वाला कभी न्याय कर ही नहीं सकता, चाहकर भी। तो नरेंद्र मोदी एक व्यापारी हैं, उनके अंदर व्यापारी खून है, वो गुजराती हैं, वो कहते हैं। ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी पहले से ही इनकम्पिटेंट है, यानी प्रधानमंत्री बनने के काबिल वो पहले से ही नहीं थे। अमेरिका और अमेरिका की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, अमेरिका की ट्रेनिंग, अमेरिका जो चाहता था, जो भारत से उसे चाहिए था, उसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया भारत में प्रधानमंत्री के रूप में, और उन्होंने वो सारे काम करवा लिए नरेंद्र मोदी से। अब समझने की कोशिश कीजिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक हैं, एक सिक्के के दो पहलू। ऐसी स्थिति में अगर अमित शाह इस्तीफा देकर बचने की कोशिश करते हैं तो बच नहीं पाएंगे, कानूनी लफड़े में फंसेंगे। कानून के जरिए लोग उन्हें घेरेंगे कि आपने गोली क्यों चलवाई, फिर आप पर मुकदमा होगा, फिर और इन सब के बीच जब नरेंद्र मोदी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनसे भी इस्तीफा मांगा जाएगा। मेरे दोस्त, कहने का मतलब चेक एंड मैट। राहुल गांधी, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अरबों रुपया खर्च करके पप्पू साबित किया था, उन्होंने ऐसी जगह लाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मात दी है, गुजरात लॉबी को मात दी है कि वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है मेरे दोस्त। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि, और दूसरी सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देश छोड़ने के लिए कौन सी बात है जो और ज्यादा मजबूर कर रही है? संसद के अंदर राजनीतिक रूप से राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, गुजरात लॉबी और सीधा आरएसएस, इन्हीं तीनों फैक्टर पे वार कर रहे हैं, एग्रेसिव हैं, निशाने पर ले रखा है, कटघरे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने लायक छोड़ा नहीं है, बोल भी नहीं सकते, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उधर समाज में, यानी अगर
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि अपने लूट गैंग के जरिए, लोकतंत्र में जो लूट उन्होंने मचा रखी है, अपने सिस्टम को कब्जे में कर रखा है, उसके जरिए अगर सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे और सत्ता पर बैठे रहने की कोशिश करेंगे तो जेन जी नहीं छोड़ेगा। एक बात और मेरे दोस्त, मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना, मैंने भी यह बात कही, भारत एक सहिष्णु देश है। भारत हमेशा गांधी के रास्ते पर चलता है, चलता आया है, चलता रहेगा। अपनी मांगों को लेकर वो हमेशा गांधी के रास्ते पर ही चलता है, ऐसा लोग कहते हैं। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। जिस काल में गांधी जी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, उसी समय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भी थे जो ये मानते थे कि इनको मजबूर करके ही इनसे आजादी हासिल की जा सकती है, इनसे लड़कर ही इनसे आजादी हासिल की जा सकती है। ऐसे मानने वाले लोग भी थे। अब वही बात यहां समझने की कोशिश कीजिए। भारत नहीं चाहता, भारत का एक आदमी भी नहीं चाहता, भारत का कोई नेता नहीं चाहता, हम जैसे कोई इंटेलेक्चुअल्स ये बात नहीं कहेंगे, नहीं चाहते कि भारत में ऐसी कोई परिस्थिति बने। लेकिन जो उदाहरण नेपाल से, जो उदाहरण बांग्लादेश से, जो उदाहरण श्रीलंका से आए, मैंने बहुत लोगों को यह कहते सुना, ऐसा भारत में कभी नहीं होगा, नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, ये हम और आप जुबान से कहते तो जरूर हैं, लेकिन दिल में क्या है हमारे, आपके, पूरे देश के? आप अपने दिल पर हाथ रखकर यह बात बोलिए मेरे दोस्त। वही बात हमसे और आपसे ज्यादा अमित शाह और मोदी यानी गुजरात लॉबी यानी इस लुटेरी सरकार के मन में भी है कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात भारत में ना आ जाएं। हमको, आपको, हम और आप ये भले ही विश्वास के साथ कहें कि ऐसा नहीं होगा, वो भी बाहर से जताने की कोशिश करें, आम आदमी इस बात पर यही बात कहे मुंह से, लेकिन दिल में ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, यह एक कटु सत्य है और इस कटु सत्य को हमसे, आपसे, देश से ज्यादा मोदी और शाह समझते हैं कि अगर भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात बने तो उनका क्या होगा। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि ना हम मानते हैं, ना हम कहते हैं, ना हम ये चाहते हैं कि ऐसे कोई हालात बने। देश का कोई भी इंटेलेक्चुअल, देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक यह नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। और यहां तक कि हम जैसे लोग, हम तो प्रार्थना भी करेंगे जिंजी से और देश के युवाओं से, देश के लोगों से, कि कभी ऐसी सोच अपने विचारों में, दिल में नहीं आने देना, नहीं लाना कि भारत में भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के हालात बने। मेरे दोस्त, इसी के साथ मैंने आपको यह भी बताया कि हमसे और आपसे और इस देश के आम आदमी से और जिंजी से सबसे ज्यादा इस बात का खौफ और डर अगर किसी को है तो वो अमित शाह और मोदी को है। मैं बार बार यह बात क्यों कहा, इस्तीफा भी नहीं दे सकते, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद यहां रह नहीं सकते। कानून का सामना करना इनके डीएनए में है नहीं। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन इतिहास की घटनाओं को एकदम से नजरअंदाज करना गलत होगा। इस देश में अगर गांधी हुए हैं तो इस देश में सुभाष, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी हुए हैं। यह वही देश है, यह वही भारत है। मेरे दोस्त, कहने का अर्थ यह है, अब कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है जिससे कि गुजरात लॉबी अपने आप को सरकार में बनाए रख सके। और अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो वो देश में बने रहने के लिए उनके लिए संभव नहीं होगा। ये वो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है देश के साथ, आम आदमी के साथ, जनता के साथ, जेनजी के साथ, तो उससे जो भी कानूनन सजा होगी उसे स्वीकार करेंगे। यह उनके डीएनए में नहीं है। तो भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई
विकल्प नहीं है मोदी और शाह के सामने। बातें बिल्कुल साफ मैंने आपके सामने रख दी मेरे दोस्त। लोग संसद में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद के बाहर अमित शाह आइए बोलिए। बोले तो क्या बोले, बोलेंगे क्या? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अमित शाह संसद में आकर बोलेंगे क्या? आप खुद सोच कर देखिए। यस मतलब क्या कहते हैं, आगे जाए तो हूर, पीछे जाए तो थोड़ा, गांव की कहावत है। यानी सांप और छछूंदर की बात, अगर सांप ने गलती से छछूंदर पकड़ लिया तो उगलेगा तो भी मरेगा, अगर निगल जाएगा तो भी मरेगा, ऐसा कहते हैं, कहावत है मेरे दोस्त। यहां यही स्थिति है। मोदी और अमित शाह के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वो संसद में आकर कुछ भी बोलकर अपने आप को बचा ले या स्थिर रख सके। संसद में दो मुद्दों के अलावा उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, कोई नहीं बोलने देगा, और इसी डर से वो नहीं आ रहे हैं। पैलेट गन चलाए या नहीं चलाए, चलाए तो आप अपराधी, नहीं चलाए तो आप इनकम्पिटेंट, इस्तीफा दो और जाओ। और इस्तीफा दे ही नहीं सकते, और इस्तीफा देने के बाद एक सेकंड भारत में नहीं रह सकते। बचता क्या है? यही हालात मोदी का है। अब अगर चुपचाप अमित शाह इस्तीफा दे देते हैं, नेपथ्य में चले जाते हैं, तो सीधा हमला मोदी पर होगा, सारी जिम्मेदारी मोदी पर आ जाएगी, वही बात मोदी से की जाएगी, वही मांग मोदी से की जाएगी, मोदी जी इस्तीफा दो। वही हालात मोदी के सामने है। इस्तीफा देने के बाद इस देश के कानून का सामना करने की कुव्वत, हिम्मत उनमें नहीं है, उनके डीएनए में नहीं है। गुजरात का इतिहास देख लीजिए आप। तो फाइनली आप समझ गए होंगे, और अगर हो सकता है मैं समझाने में कामयाब रहा होऊंगा कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। आरएसएस अपने आप को बचा ले, यही उसके लिए धन्य भाग्य होगा। वरना सबसे सामने, सबके सामने, सबके आंखों पर, मतलब सबकी आंखों में अगर कोई निशाने पर है तो आरएसएस है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करने से लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति की संपत्तियों पर, धन पर, सिस्टम पर अगर किसी ने इनडायरेक्टली पीछे से कब्जा कर रखा है तो वो आरएसएस है। अब आरएसएस अपने आप को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। वो मोदी और शाह को क्या बचा पाएगा? इसलिए द फाइनल, मोदी और शाह को देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। हां, अगर वो हिम्मत दिखाएं, देश के कानून का सामना करें, इस्तीफा दें, देश से माफी मांगें, जो उन्होंने किया है देश के साथ, पूरे देश को लूट करके अडानी को दिया है, पूरा देश लूट लिया है, पूरे देश को नंगा करके सड़क पर खड़ा कर दिया है, एक एक पैसे के लिए 140 करोड़ जनता को, कुछ लोगों को छोड़ करके भिखारी बना दिया है। जब किसी के पास कुछ रहेगा नहीं तो लड़ने के अलावा बचेगा क्या? आज जो हालात हैं, जिंदगी आज जो सड़क पर है, यहां खत्म होने वाला नहीं है। ये इस सत्ता के रहने तक, गुजरात लॉबी के सत्ता में रहने तक, इसे पूरी तरह से खत्म करने तक, यहां तक कि बीजेपी और आरएसएस टारगेट पर है, जिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। आपने सुना ही होगा कि अब बाकी जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन प्रदेशों में भी, और यहां तक कि जेनजी अल्फा और जेनजी, सारे कॉलेजों, सारे स्कूलों में आंदोलन होने जा रहा है। और इस सब को संभाल लेना, संभाल पाना, उसके बाद भी सरकार में बने रहना, इस सरकार के लिए इम्पॉसिबल। इसलिए मैंने कहा कि अब एक ही रास्ता बचा है, जो आपको मैं बता चुका हूं। मेरे दोस्त, मैं अच्छी तरह जानता हूं शिक्षा व्यवस्था को एक कलम से, एक सिग्नेचर से सुधारा जा सकता है। मेरे दोस्त, ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। मैं जाते जाते ये बात बताना चाहता हूं, मेरा अगला वीडियो इसी सब्जेक्ट पर होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की एक पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार करके नरेंद्र मोदी के सामने रखी थी। उनमें मैं अपने आप को ना भी मानूं तो भी आप समझिए कि उनके सामने यह बात रखी गई थी। मैं उसका गवाह हूं। और मोदी ने माना था कि वो करेंगे, लेकिन मोदी ने धोखा दिया। शिक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी एक कलम से एक दिन में सुधारी जा सकती है। कहीं कोई लीक, कहीं कोई कुछ भी नहीं होगा। देश का हर बच्चा पढ़ेगा। 100% एजुकेशन पूरा भारत बनेगा। हर आदमी पढ़ा लिखा होगा। बस एक कलम से,
एक दस्तखत से। यह बात मैं भी जानता हूं, यह बात मोदी भी जानते हैं, लेकिन मोदी ने सबको धोखा दिया। इस मामले में, शिक्षा व्यवस्था के मामले में भी उन्होंने धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपतियों के को लाभ पहुंचाने के लिए।